बेटा 67 साल का होता है और उसकी माँ होती है 2 साल की और पिता की उम्र होती है 50 साल की। माँ और बेटे की उम्र में सिर्फ 2 साल का अंतर क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ होती है। सगी माँ उसकी मर चुकी थी इसलिए पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, बेटा पहले से ही बड़ा था लेकिन और बड़ा हो जाता है और वो माँ से इस तरह से बातचीत करता था कि पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। पिता ने कई बार बेटे को समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम अपनी ने इतने नजदीक मत जाओ, यह बात सही नहीं है। लेकिन बेटे के मन में ऐसी शायद कोई बात नहीं थी। जैसे जैसे पिता मना करता था, बेटा जस्ट उसका उल्टा करता था। और जैसे बेटा उल्टा कर रहा था, तब पिता को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। पहली बार, दूसरी बार, शुरुआत बातचीत से होती है, फिर डांट डपट शुरू हो जाती है। इसके बाद एक दिन बेटा जब अपनी माँ से बातचीत कर रहा था, पिता को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने बेटे को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। हालांकि बेटा चुपचाप रोता हुआ अपने घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन अगली बार फिर से यही मौका आता है। बाप ने जब अपने बेटे को पीटना शुरू किया, तब बेटे ने अपने बाप का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा कि पिताजी आप यूं बार बार डांटते हो, पीटते हो, मारते हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। किसी दिन मेरा हाथ उठ गया तो फिर सही नहीं होगा। बाप को यह बात बहुत ज्यादा परेशान करती है, लेकिन परेशान सबसे ज्यादा बात यह करती है क्योंकि बेटा अपनी सौतेली मां से ज्यादा ही घुट घुट कर मिलकर बातचीत किया करता था। पत्नी को भी समझाने की कोशिश की लेकिन जैसा कहते था वह पत्नी मान जाती थी, लेकिन बेटा नहीं मान रहा था। तीसरी बार कुछ ऐसा होता या उसके बाद फिर पीट दिया गया। जैसे ही बेटे को पीटा जाता है तो बेटा गुस्से में पलटकर पिता को पीट देता है। बस पिता को पीटना था और उसके बाद फिर यह महामामला इतना बिगड़ जाएगा किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी। यहीं से एक कत्ल की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कहानी लिखी जाती है। जब यह कहानी जनता के लोगों के सामने अखबार, टेलीविजन और न्यूज चैनलों के माध्यम से आती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की इतनी भयानक वजह भी हो सकती है। एक बाप अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, अपनी पत्नी को अपने बेटे से दूर करने के लिए इतना खौफनाक कदम उठा सकता है। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। ये सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की। जिला मुरादाबाद का एक थाना लगता है कुंदरकी और कुंदरकी का एक गांव लगता है जयपुर। यहाँ का रहने वाला एक किसान जिसका नाम भीमसेन होता है, वो जब अपने खेतों की तरफ जा रहा था तो 6 नवंबर डोसी बोसपस की शाम की ये बात है। उसके खेत के किनारे एक लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही उसे ये देखता है, वह देखकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद इस मामले की, इस घटनाक्रम की जारी वो पुलिस को देता है। पुलिस को सूचना दी गई थी और यह सूचना दी गई थी कि साहब यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे रोड किनारे एक्सीडेंट हो गया है और एक लड़के की मौत हो गई है। आप जितनी जल्दी हो सके मौके पर आ जाइए। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद उस लाश को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस के लिए भिजवा दिया जाता है। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके जेब में एक डीएल निकलता है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस निकलता है और ड्राइविंग लाइसेंस को जब देखा जाता है तो उस नाम लिखा था अनिकेत शर्मा। उम्र लगभग 62 साल के आसपास होती है। वह रहने वाला होता है नी बस्ती दुर्गा कॉलोनी, बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। जब पुलिस ने इसके घर वालों से संपर्क साधने की कोशिश की तो परिवार वालों को सूचना दी कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका बेटा है। आप एक काम करिए, यहाँ मौके पर पहुंच जाए और आकर देख लीजिए। परिवार वालों को जैसे सूचना मिलती है, परिवार वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। परिवार के लोग थेरो रोकर बिलख रहे थे, उनका बुरा हाल था। तभी पिता बाबूराम शर्मा कहता है कि साहब यह मेरा ही बेटा है। दरअसल यह चंदोसी एक शादी समारोह में गया हुआ था, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है। पुलिस वालों ने, जो वहां आसपास के लोग थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आप परेशान मत होइए, पोस्टमार्टम होगा, आप एक तहरीर दे दीजिए। जब बात तहरीर देने की आती है कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बेपढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई बाकी पढ़ी हत- चाहो तो ऐसी ही मेरे बेटे की लाश दे दो, अंतिम संस्कार कर दूंगा। जब इस तरह की बात थी तो पुलिस ने कहा कि अब हमारे ही कब बजे में है, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता तब तक लाश नहीं मिलेगी, इसलिए आपको एक तहरीर तो देनी ही पड़ेगी। पिता ने कई बार समझाने की कोशिश की, परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, तमाम लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने साफ साफ इनकार कर दिया कि बिना पोस्टमार्टम के आपको लाश मिलेगी ही नहीं। आखिरकार उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होने के बाद जो डॉक्टर लोग पुलिस को बताते हैं वह पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस भी अभी तक इस घटनाक्रम को सिर्फ एक एक्सीडेंट मान रही थी,
लेकिन यह एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक कत्ल था। पुलिस के सामने डॉक्टरों ने बताया कि जो सड़क पर कोई वाहन से की चपेट में आने से इसकी तो खैर चोट ही लगी है, लेकिन असालगरहा है पहले इसको किसी भारी वस्तु से एक के बाद एक कई वार किए हैं। इसके सर में, इसके चेहरे पर, इसके सर में अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान हैं जो एक्सीडेंट के नजर नहीं आते बल्कि असालगरहा है जैसे मारने की कोशिश की है। आखिरकार पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस ने फिर से परिवार वालों से बातचीत की कि हमें एक तहीर दे दीजिए। हम इस मामले की जांच पड़ताल करना चाहते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या है। शीशीस को ये लाश मिली थी। उसके बाद फिर सेरेन, ईपाइन, नैन्सी, 21, 23 ये दिन लगातार बीत रहे थे और 23 तारीख तक भी परिवार के किसी सदस्य ने तहरीर नहीं दी। पुलिस वालों ने परिवार के बाकी लोगों से संपर्क किया। आखिरकार 25 नवंबर 2022 को उस लड़के के जो मृतक है उसके चाचा वनीत शर्मा ने पुलिस को एक तहरीर दी अज्ञात में, यानी कि यह पूरा घटनाक्रम किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसको अंजाम दिया है। इसलिए आप इस मामले 'च पड़ताल कर लीजिए और जांच पड़ताल के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। चाचा ने जब इस तरह की बात कही तो पुलिस सक्रिय हो जाती है। उस तरह के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। उच्च अधिकारी इस मामले को गंभीरता से ले रहे और उच्च अधिकारियों ने कहा कि जो भी घटनाक्रम है इसकी एक एक तह को, एक एक कड़ी को खोल के रखो। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। तो पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं था बल्कि उस लड़के का पिता होता है बाबूराम शर्मा। पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और जब पुलिस उसको हिरासत में लेती है तो उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। शुरुआत में उसने पुलिस को घुमाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन पुलिस थी कि इस घटनाक्रम के खुलासे की तह तक जाना चाहती थी। उच्च अधिकारियों ने भी ये आदेश दिया है कि हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, वह भी पूरी ईमानदारी के साथ। आखिरकार बाबूराम शर्मा से जब बातचीत की तो एक ही सवाल के कई जवाब दे रहा था अलग अलग। तभी पुलिस ने उसे सख्ती से पेश आती है और जब पुलिस सख्ती से पेश आती है बजाकर एक कहानी सामने आती है। वो बताता है कि साहब उसकी शादी हुई थी बबीता नाम की एक महिला से और बबीता नाम की महिला को दो बच्चे होते हैं। बेटा अनिकेत शर्मा होता है और बेटी जब बड़ी हबी हो जाती है तो वह उसकी शादी कर देता है। लेकिन संसाल तो वह मौत हो जाती है। जब पत्नी की मौत हो जाती है घर में बड़ी दिक्कत हो जाती है। आखिरकार करें तो क्या करें। तब उसने यह फैसला किया कि एक शादी कर लेगा। जब वो शादी करता है तो उसकी उम्र से आधी उम्र की एक महिला होती है। उस महिला से शादी करता है। आधी से भी कम उम्र की महिला होती है। यानी कि जब उससे शादी करता है तब वो लगभग 2 साल की होती है और इसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। यूं ही 2 साल के आसपास इसकी उम्र होती है। 2000 में वो शादी कर लेता है। हालांकि उसको दो बच्चे पैदा हो जाते हैं और जब दो बच्चे पैदा होते हैं तो वह महिला बबली घर का पूरा ख्याल रखा करती थी। वक्त आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तब यहाँ पर जो बेटा होता है अनिकेत शर्मा बबली से बहुत ज्यादा ज्यादा बातचीत किया करता था, घुल मुल के बातचीत किया करता था, घुट के बातचीत किया करता था, हंसते हुए खिलखिलाते बातचीत किया करता था पिता की। जब अचानक से घर में एंट्री होती थी तो पिता को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता कि आखिरकार ये किस तरह की बातें करते हैं। दोनों जब देखो खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहे, तब उसे इश्क पैदा होने लगा कि शायद उसके बेटे का उसकी मां के साथ अफेयर हो गया है। इसलिए उसने अपने बेटे पर रंज रखना भी शुरू कर वो नजर रखता था और जब जब बेटा इस तरह की बात करता था बाप गुस्सा करता था। शुरुआत में बात समझाने पे आती है, फिर समझाने की बात जबू पर बढ़ जाती है तो फिर उसे डांटने लगता है। डांटने की बात जब खत्म होती है तो फिर उसके साथ मारपीट करने लगता है और जब मारपीट करने लगता है तो मारपीट भी वो ज्यादा करने लगता है। पहली दूसरी बार में तो कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन जब मां की वजह वो पीट रहा था बेटा तो उसने दूसरी तीसरी बार में अपने बाप का हाथ रोक लिया और हाथ रोकने के बाद अपने बाप को उसने पीटना शुरू कर रदिया। बस यहाँ से बात और ज्यादा बढ़ जाती है। बाप और बेटे के बीच जो रिश्ता था वह बिल्कुल तार तार हो जाता है, खत्म हो जाता है। और बेटे के अंदर एक आदत पड़ जाती है निशारने की, वो भी जमकर शराब पिया करता था। बाप उसे रोकने की कोशिश करता था तो बेटा यह बात मानता ही नहीं था। वो मां के पास जाता था तो खुश रहता था और पिता को बात बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानकमता की पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद इस बाबूराम शर्मा को हिरासत में लेकर चली जाती है। जब हिरासत में लेज आती है तो पता चलता है कि डकैती के एक प्रकरण में बाबूराम शर्मा का नाम आता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इधर माँ और बेटा कुछ नजदीक आ जाते हैं। जब जमानत पर बाबूराम शर्मा वापस लौट कर आता है तो घर की स्थितियां और परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी थी। जब उसने आकर देखा तो उसे एहसास लगा कि शायद इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत मजबूत हो गए हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी स्थापित हो गए। वो इस तरह के मन में तमाम तरह की बातें थी।
तमाम तरह की चीजें उसके मन में पल रही थी। वो इतना गुस्से में आ जाता है और एक दिन अमरोहा के नौगावा सादात के रतनपुर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति आदेश कुमार होता है। उसके संपर्क में बाबूराम जाता है और जाकर कहता है कि मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। जब उसने इस आदेश कुमार से बातचीत की, उसने कहा कि रास्ता तो हम बताएंगे, तुम परेशान क्यों होते हो? हम वकालत किस लिए कर रहे हैं? यह पेशे से वकील होता है। और उसने कहा कि मुझे आपके बेटे के कुछ कागज चाहिए। कागजों की व्यवस्था कर दी जाती है। बेटे के कागज आ जाते हैं और 2 जनवरी जी डॉस्टा जी की बातें बहजोई के एक एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाया जाता है। अनिकेता शर्मा के नाम से खाता खुलवाया जाता है। वहां से डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम मिल जो होता है, शादी और दस्तावेज होते हैं। वह सारे के सारे आदेश कुमार अपने पास रख लेता है। अभी आदेश कुमार उसके बाबूराम से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे बेटे के नाम से एक बीमा कराता हूँ और बीमे की जो कीमत होगी वह वाफी लाख होगी। जिस दिन पैसे मिल जाएंगे वह पैसे हमारे आधे आधे हो जाएंगे। मैं आपको नॉमिनी बनाता हूँ इसके अंदर। इस तरह की बात थी। बाबूराम खुश हो जाता है और जो किस्त के पैसे थे किस्त की भरपाई थी यह वकील साहब यानी कि आदेश कुमार कर रहे थे। वक्त आगे बढ़ रहा था और जब वक्त आगे बढ़ रहा था तब यह त्यों ही जाता है। लेकिन यह कोई नहीं जानता था, यहाँ 35 लाख की नहीं बल्कि उसने करोड़ जर लाख का बीमा कराया था। और इस बात को उसने किसी को भनकतक नहीं लगने दी थी। पुलिस जब इस प्रकरण की मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तब ये मामला सामने आता है कि करोड़ लाख का बीमा बेका कराया जाता है। अब यह तय करते हैं कि बेटे का कत्ल कराना है। कत्ल कराने के लिए बाबूराम और आदेश कुमार मिलकर एक कातिल का इंतजाम करते हैं और उस कातिल का नाम होता है असलम उर्फ सुल्तान, जो कि रामपुर का रहने वाला होता है। वो कहता है कि साहब मैं कत्ल कर दूंगा यानी कि क्या कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे 3.5 दिक्कत नहीं है, ऐतराज नहीं है, लेकिन वो एक्सीडेंट लगना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना है। कहते हैं बिल्कुल ठीक है, वैसा ही हो जाएगा। असलम अब अकेलान ही था। असलम ने अपने दोतियों को करता एक थबुर में वाती होता है, दूसरा साजिद होता है। तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कब खाक ऐसे कैसे करना है और यह प्लानिंग बनती है हन नवंबर डजन अत्सुबैन की। बाबूराम अपने एक साथी विजय के साथ साथी बेटा अनिकेत के साथ बाइक पर बैठ के सीधे पहुंच जाते हैं चंदोसी गंगा एक्सप्रेसवे की पुलिया के नीचे। और यहाँ पहले से ही असलमत, हबूर और साजिद मौके पर मौजूद होते हैं। उनके पास एक वागनआर कार होती है। बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा एक काम करो, शादी में तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे जो चाचा हैं विन के साथ कहीं बार निकल जाता हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, ये मेरे दोस्त हैं, यह तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, इन्हें परेशान मत करना। अपने उस बेटे जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, अनिकेता शर्मा को समझाता है। बेटा भिखनों के साथ जाने के लिए खुश इसलिए हो जाता है क्योंकि चंदोसी में जैसे ही पहुंचते हैं वहां जाने के बाद इसको शराब पिलाई जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुम कौन सी शराब पियोगे। उसने अपनी जो ब्रांड का नाम था उसकी इच्छा पूरी कर दी। ब्रांड दिया, उसे पूरा पी जाता है। वो फ्री की शराब थी इसलिए आराम से जम के पी लेता है। उसे लग रहा था कि बहुत अच्छा हुई नहीं आया और मैं आया। अब यहाँ से गाड़ी चलती है बिलारी की तरफ। गाड़ी जब बिलारी की तरफ गई थी तब वो उसे फिर से शराब पिलाई जाती है। और जब फिर से शराब पिलाई जाती है तो फ्री की शराब थी उसने और ज्यादा पी ली। अब वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि विरोध कर सके, ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो ठीक से खड़ा भी हो सके। यहाँ से गाड़ी चली है मुरादाबाद के कुंदर की थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव की तरफ, जंगल की तरफ लेके जाते हैं, खेतों की तरफ ले जाते हैं और उसे गाड़ी से उतारा जाता है। उतारने के बाद ये तीन जो कातिल होते हैं, साजिद, असलम और हबुरे, तीनों मिलने के बाद एक सरिया निकालते हैं। उस सरिये से एक के बाद एक अनिकेत के चेहरे पर, सर पर लगभग 3-4 वार करते हैं। जो पूरी ताकत से वार किए जाते हैं वह उसी वार में ढेर हो जाता है, मर जाता है। बात यहीं पर नहीं थमती, उसकी लाश को वहां से उठाया जाता है। उठाने के बाद सीधा सड़क के किनारे रखा जाता है और एक के बाद एक बार उसके ऊपर वैगन आर कार जो होती है वो चढ़ा दी जाती है। ये उस दिखाने के लिए कि ये एक रोड पर हुआ एक्सीडेंट है। वो इतना काम करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। पुलिस को लाश मिल जाती है। अगले दिन यानी कि शाम को लाश मिल जाती है। और जैसे लाश मिलती है उसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। शुरुआत में पुलिस भी ही समझ रही, लेकिन पिता जब पकड़ा जाता है तो पूरी कहानी निकल के सामने आती है। और पिता को भी तभी पता चला कि बेटो भी बीमा हुआ, वो हर लाख का नहीं हुआ था बल्कि करोड़ लाख के का बीमा हुआ था। यह सुनने के बाद पिता के पैरों जमीन खिसक जाती है। पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। और साथ ही इस घटनाक्रम के खुलासे के बाद जब अखबारों में यह खबर छपती है, सोशल मीडिया पर यह खबर चलती है, तो वाकई रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी सामने आती है।
ये तो क्लियर नहीं हो पाया कि माँ और बेटे के अवैध संबंध थे या नहीं थे। लेकिन बाप ने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, बाप ने अपनी पत्नी से दूर करने के लिए, अपने बेटे को और साथ ही बाप ने अपनी तसल्ली के लिए अपने ही बेटे का इतना अभियान का रूप में कत्ल कराता है और वो पैसा लेना चाहता था। उस बेवकूफ को यह भी नहीं पता था कि जिस बेटे का वह कत्ल करा रहा है, उसके थोड़े बहुत नहीं करोड़ लाख का बीमा हुआ है। जबकि उसको बताया गया था 10 लाख का, और इसमें यदि इस मामले का भी खुलासा नहीं होता तो सिर्फ 4.6 लाख आते। बाकी सारे के सारे पैसे वो एक्सीडेंट का क्लेम हासिल कराने वाला वकील आदेश कुमार ही हत्या लेता। पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनके चेहरे को बेनकाब कर दिया, और बेनकाब करने के बाद समाज में दिखाया कि किस किस गंदी प्रवृत्ति की किस किस गंदी जहनीत के लोग भी हमारे आसपास के लोगों के बीच में रहते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते महाराष्ट्र के पुणे शहर के रहने वाले मीकू, रोहतक के जसवीर, अशीत लशर्मा हैं, असगर शेख हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं।